स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर। मैं आज आपके लिए टेंसेस का वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपके क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 12th को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके पेपर में आता है 5 नंबर का। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट बारीक तरीके से बताया गया है और बहुत ही सरल भाषा में, जिससे कि आपको यह बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो वो गलती आपकी होगी, आप समझिए। तो इसलिए जो हम बता रहे हैं आपको एकदम दिमाग में घुस जाएगा। आज के बाद आपको टेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस है जो हम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि ऊपर लिखा गया है, आप देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड क्लास 10th एंड 12th 6, 7, 8, 9 ऐसे ना। इंग्लिश ग्रामर टेंस टॉपिक क्या है? टेंस है, जिसमें से पहला टेंस होता है प्रेजेंट। और प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जिसमें से हम आज उसका पहला भाग, पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने लिखा है पहचान। पहचान को इंग्लिश में रिकॉग्नाइज कहते हैं। और टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं हम लोग अनिश्चित वर्तमान काल। क्या कहते हैं? अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित का मतलब, अनिश्चित के नाम से ही स्पष्ट है कि जो कार्य निश्चित ना हो, मतलब जो कार्य निश्चित ना हो उसी को कहते हैं अनिश्चित। और वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम, मतलब अभी अभी जो मैं कर रहा हूँ। ये क्या निश्चित था कि आज मैं टेंस का वीडियो डालूँगा? अभी मेरी तबीयत खराब हो जाती तो नहीं डालता। तो यही है अनिश्चित, मतलब जो निश्चित ना हो। हाँ, और इसे कहते हैं परमानेंट एक्शन। कौन सा एक्शन? परमानेंट, मतलब डेली रूटीन में आपका ये कार्य होता ही रहता है। जैसा कि हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ सोते हैं, रोज़ नहाते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, और जो नौकरी करने वाले हैं वो नौकरी करते हैं, जो और जैसे कि रोज़ चाय पीते हैं, जो पीने वाले हैं पीते हैं, और जिसकी कॉफ़ी की आदत है वो कॉफ़ी पीते हैं। जैसे रोज़ मम्मी खाना बनाती है, पापा ऑफिस जाते हैं, है ना, टीचर पढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोग यूट्यूब चैनल पर अपना वीडियो रोज़ अपलोड करते हैं। अगर अपलोड ना करें तो ये भी प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। इसलिए ऐसा काम जो डेली रूटीन में आपका होता रहे। जो यूट्यूबर हैं वो अपना वीडियो रोज़ अपलोड करेंगे, क्योंकि अपलोड नहीं करेंगे तो उनका जो व्यूज़ होता है वो डाउन हो जाएगा। तो इसी टेंस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो जैसा कि पहचान में हमने लिखा है, ऐसा एक्शन जो परमानेंट हो और जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, हूँ, हो, आए, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये आपके कंपटीशन के रिलेटिव भी है। इसलिए ध्यान से और गौर से मेरी कही गई हर एक एक बात को सुनिएगा और समझिएगा। आज के बाद आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का हो। तो देखिए अब, तो हमने क्या कहा? ऐसा एक्शन जो परमानेंट हो, मतलब डेली हो, और जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, हूँ, हो, आए, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। लेकिन इसकी कुछ और खासियत जो आपको स्कूलों के टीचरों ने आज तक नहीं बताई, तो वो आज मैं बताने चल रहा हूँ। तो इसलिए देखिए आगे।
तो इसका आगे जो नोट पॉइंट्स है वही है आज की खासियत, जो आज तक हमारे स्कूल के टीचरों ने हमें धोखा देते चले आए हैं। तो इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा और एक एक बातों को मेरे ध्यान से सुनकर समझिएगा कि क्या होता है ये। जैसा कि ये सब भी अगर कहीं दिखे तो वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अर्थात ये सब कौन सब, ये जो हमने पॉइंट वाइज लिखा है ना, तो जो हमने पॉइंट वाइज लिखा है अगर ये सब भी आपको कहीं भी दिख जाए तो क्या होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, जो कि टीचरों ने हमें धोखे में रखा, बताया नहीं ये सब। तो इसलिए आज मैं जो बता रहा हूँ और इसका फेयर आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर आपको PDF इसकी चाहिए, अर्थात ये लिखी पूरी नोट आपको चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर SMS कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो देखते हैं, तो ये सब भी अगर आपको कहीं दिखे तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसा पहला है आपका कंपल्सन। क्या है? कंपल्सन अर्थात मजबूरी। तो मजबूरी कैसी होती है आप समझ सकते हैं। जैसा कि अगर आप अभी बच्चे हैं ना, 6-7 साल के हैं, तो आपके माता पिता क्या करते हैं, आपको स्कूल भेजने के लिए जिद करते हैं, आपके ऊपर दबाव डालते हैं, जोर डालते हैं, अर्थात वो आपकी मजबूरी बन जाती है। अगर नहीं जाओगे तो मार खाओगे। दूसरी चीज़ मजबूरी कैसे हो सकती है, जैसे कि खाना बनता है, आपका खाना खाना रोज़ की मजबूरी है, अगर नहीं खाएंगे तो आप जीवित नहीं रहेंगे ना। उसके बाद अगर आपको कुछ करने का और मन करता है, जैसा कि नहाना भी एक डेली का नियम है, तो वो भी एक मजबूरी है। नहीं नहाओगे तो आप किसी के साथ बैठ नहीं सकते, आपके शरीर से बदबू आएगी ना। तो ये होता है मजबूरी। दूसरी चीज़ कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होता है? क्षमता। जैसे कि अगर कोई वस्तु है, उसके अंदर कोई भी कार्य करने की क्षमता है, तो उसी को कहते हैं कैपेसिटी। इसका प्रयोग हम कैन में भी करते हैं, क्योंकि कैन का प्रयोग ही होता है कि अगर आपके अंदर किसी कार्य को करने की क्षमता होती है तो वहाँ कैन का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आता है ना। तो कैपेसिटी जैसे कि जो ट्रेन है वो अपने साथ है ना हजारों यात्रियों को बैठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, अर्थात उस इंजन की कैपेसिटी है। जैसे कि हम लोग मोटर बाइक चलाते हैं, क्या चलाते हैं? मोटर बाइक चलाते हैं, तो उस पर 3 या 4 बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा अगर 5 भी हो जाएं तो वो चलती तो है, लेकिन उससे उस गाड़ी की जो कैपेसिटी है, अर्थात जो इसकी इंजन की क्षमता है, वो छेड़ हो जाती है, अर्थात धीरे धीरे उसे मतलब समाप्त कर दिया जाता है। तो इसलिए उसकी कैपेसिटी के अनुसार ही वो उस पर भार देना चाहिए, वजन देना चाहिए। तो ये होती है कैपेसिटी, मतलब एक क्षमता से अधिक अगर किसी के ऊपर भार दिया गया तो वो नष्ट हो जाती है। तो इसलिए जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुसार ही उसे करना चाहिए। तो जैसे बाइक है तो उस पर 2 लोग अगर आप बैठते हैं और चलते हैं तो आपकी बाइक सालों साल, कई साल, हजारों साल बनी रहेगी। लेकिन उसी पर 4 लोग 5 लोग लद कर जाओगे तो उसकी कैपेसिटी जो होती है वो आपकी महीने या साल भर में समाप्त हो जाती है। तो ये है कैपेसिटी। अगला है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब किसे कहते हैं? जैसे कहावत। प्रोवर्ब का मतलब कहावत। जैसे कहता है ना, कहा जाता है कि ऊँट के मुंह में जीरा, ये क्या है? कहावत है। ऊँट के मुंह में जीरा एक तरह का कहावत है, मुहावरा है, मतलब अधिक खाने वाले को कम भोजन मिलता है, तो उसी को कहा जाता है प्रोवर्ब अर्थात कहावत ना। जैसे कहा जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये सब क्या है? कहावत है। तो ये सब भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भाग होता है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है इसका एग्जाम्पल ना।
अगला क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ। अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है सर? यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक अर्थात जो पूरे विश्व के द्वारा, संसार के द्वारा माना जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग सार्वभौमिक सत्य। कौन सा सत्य? सार्वभौमिक सत्य अर्थात यूनिवर्सल ट्रुथ। हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात सार्वभौमिक सत्य जो पूरे संसार द्वारा, हर एक प्राणी द्वारा, हर एक जीव द्वारा वो माना जाता है। जैसे सूर्य अगर पूर्व में उगता है तो कहीं भी आप जाकर ये नहीं कह सकते कि सूर्य पश्चिम में उगता है। या पानी 100 सेंटीग्रेड ताप पर खौलता है तो आप किसी भी देश में जाएंगे, पानी को अगर वहाँ उबालेंगे, खौलाएंगे, तो वहाँ भी वो 100 सेंटीग्रेड ताप पर ही खौलेगा, ना कि 200 पर खौलेगा। या बर्फ 0 डिग्री अंश सेल्सियस पर क्या होता है, मतलब पानी जो है वो 0 डिग्री अंश सेल्सियस पर क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो आप दुनिया के पूरे संसार में कहीं भी जाएंगे तो वो 0 ही डिग्री अंश सेल्सियस पर ही बर्फ बनेगा ना। तीसरे को कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। अगला क्या है पावर। पावर शक्ति। देखिए कैपेसिटी और पावर एक समान ही होता है ना। तो पावर, जैसे कि पावर किसके अंदर होता है, जैसे कोई IAS अधिकारी हुआ, कोई पुलिस कर्मचारी हुआ, या कोई प्रधानमंत्री हुआ देश का, या मुख्यमंत्री हुआ प्रदेश का, या राष्ट्रपति हुआ, या ट्रेन हुई, उन सब के अंदर शक्ति है। एक क्या है, शक्ति है। और ये सब कैसे पता चलेगा, तो सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो उससे हमें यह पता चलेगा कि ये एक सार्वभौमिक सत्य है, इसके अंदर मजबूरी है, इसके अंदर कहावत है, इसके अंदर शक्ति है, इसके अंदर क्षमता है। ये सब सेंटेंस को हिंदी वाक्य जब पढ़ेंगे तो उससे पता चलता है, या इंग्लिश में पढ़ते हैं तब भी पता चलता है। अब जैसा कि हमने बताया आपको शक्ति, अब जैसे आपको ट्रेन से या हवाई जहाज़ से एक स्थान से दूसरे स्थान, या मान लो दिल्ली, बम्बई, अमेरिका, चाहे जहाँ भी आपको जाना है, और आप उसका टिकट कटाए हुए हैं, तो बताइए, तो ट्रेन अगर 10 बजे की है तो क्या आप वहाँ उसके स्टेशन पर 12 बजे जाएंगे? हाँ, क्या ट्रेन आपका इंतज़ार करेगी? आप ही बताइए, क्या ट्रेन आपका इंतज़ार करेगी? क्या ट्रेन यह कहेगा कि नहीं, एक पैसेंजर मेरा नहीं आया है, उसे आने दो तब मैं चलूँगा? कहेगी कभी? नहीं कहेगी ना। तो आपका आंसर क्या आएगा? नहीं कहेगी। तो वही होता है पावर। जैसे प्रधानमंत्री क्या हैं, अब प्रधानमंत्री को हम लोग कुछ कर सकते हैं जल्दी? नहीं कर सकते। कुछ करने जाएंगे तो उनके गार्ड्स जो होते हैं हम लोग ही को ही कर देंगे। तो यही होता है पावर ना। अगला क्या है? अगला है फिक्स्ड एक्शन। फिक्स्ड एक्शन क्या होता है? जो होना तय हो। क्या? जो होना तय हो, उसे कहते हैं फिक्स्ड एक्शन। जैसे ये भी उसमें आता है, जैसे ट्रेन 10 बजे जाएगी तो वो फिक्स्ड है ना। क्या है? फिक्स्ड है। लेट हो जाए वो बात की बात है, लेकिन अगर 10 बजे की ट्रेन है तो आप वहाँ पर 8:30 या 9 बजे तक ज़रूर पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपको डर लगा रहता है कि ट्रेन कहीं छूट न जाए। तो यही होता है फिक्स्ड एक्शन। अगर भारत और पाकिस्तान का मैच 10 तारीख को फिक्स है तो वो फिक्स है, 10 से 11 नहीं होगा। 11 तभी होगा ये तो बहुत बारिश हो, बारिश रुकने का नाम न ले, तभी 11 तारीख हो सकता है। नहीं तो अगर बारिश हो भी रही है और थोड़े देर बाद वो समाप्त हो गई तो फिर मैच शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लोग इतना व्यवस्था वहाँ पर रखे रहते हैं जिससे कि पिच उनका खराब ना हो। तो ये होता है फिक्स्ड एक्शन ना। जैसे कि डेली का खाना बनाना एक फिक्स्ड एक्शन है। डेली खाना बनता है, लेकिन वो अपने समय पर नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं पर ज़्यादा काम होता है, कहीं पर कम काम होता है, कहीं पर जल्दी खाना बन जाता है, कहीं पर देर। लेकिन ये जो ट्रेन का छूटना है,
हवाई जहाज़ का उड़ना है, मैच जो फिक्स है, प्रधानमंत्री जो करेंगे ये फिक्स है। तो ये सब एक फिक्स एक्शन होता है, फिक्स कार्य होता है, पावर होती है उनके अंदर, तो इसे कहते हैं तय होना। लेकिन 90%, तो सर 10% क्या होता है? 10% जैसा कि हमने बताया ना, मैच हो रहा है, अगर पानी या वर्षा हो गई तो क्या होता है, पिच खराब हो जाएगा, और या वर्षा हो रही है, लगातार हो ही रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो कहाँ से होगा मैच? तो इसलिए 10% के काम में ये सब आते हैं। अगला आपका है एक्सटर्नल ट्रुथ। कौन सा? एक्सटर्नल ट्रुथ। एक्सटर्नल अर्थात शाश्वत सत्य, जैसा कि जो साधु संत कह के चले जाते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर चले जाते हैं कि यह बात सत्य है और आगे चलकर यही होगा, तो उसी को कहते हैं शाश्वत सत्य। अर्थात जो गुरु, जो तमाम प्रकार के बाबा कहते हैं, उन्हें हम लोग शाश्वत सत्य मान लेते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई हाथ का रेखा देखकर बता दिया ये होगा तो आपका होना है, तो इसी को कहते हैं शाश्वत सत्य। अगला है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन किसे कहते हैं सर? तो हैबिचुअल एक्शन वह एक्शन है जिससे आपके आदत का पता लगता है। जैसे कि आपको रोज़ चाय पीना पसंद है, आपको रोज़ पढ़ना पसंद है, आपको रोज़ मैगज़ीन देखना पसंद है, आपको रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, आपको कोई नया नया चीज़ इन्वेंशन करने में क्या है, अच्छा लगता है। अर्थात आप वो अपनी आदत बताते हैं। जैसा कि आप किसी के घर गए और बैठे, तो मान लो उसकी मम्मी निकली आपके फ्रेंड की और बोली बेटा रुको बैठो, रोहन आ रहा है, आप तब तक चाय पी लीजिए। तो आप कहते हैं नहीं नहीं आंटी मुझे चाय नहीं पसंद है, या मुझे दूध पसंद है ना। मतलब एक चीज़ अपना बताएंगे आप, चाहे जो आपको पसंद हो। तो वही होता है हैबिचुअल एक्शन। कौन सा एक्शन? हैबिचुअल एक्शन। तो आइए इसके आगे फिर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसका? अगला पॉइंट आपका है मैक्सिम। क्या है? मैक्सिम अर्थात प्रिंसिपल। जैसा कि वैज्ञानिक लोग जो सिद्धांत दिए रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिम कहते हैं या प्रिंसिपल कहते हैं ना। जैसे कि बहुत लोगों ने सिद्धांत दिया है कि यह विद्युत मोटर इसके ऊपर कार्य करता है, या चुंबक विद्युत मोटर की भांति काम करता है, चुंबक के तरफ लोहे को ले जाओ तो वो आकर्षण करने लगता है। तो ये सब क्या है? एक सिद्धांत है ना। अब इतना अगर आपके सेंटेंस में हिंदी वाक्य में मिलता है तो आपको तुरंत ही समझ जाना है कि यह कोई और टेंस नहीं बल्कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इतनी थी आपकी ये इंट्रोडक्शन। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कंपटीशन में भी कभी गलती नहीं होगी ना। और क्लास 9, 10, 6, 7, 8 वालों को तो लीजिए समझ लो ये रामबाण है। अभी से ही उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो टीचर नहीं बताते वो मैं बता रहा हूँ, इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं जो बच्चों को इस अधिकतर प्रॉब्लम होती है, यूज ऑफ ईएस या यस। क्या? यूज ऑफ ईएस या यस। तो स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ यस या ईएस क्या होता है? तो ये है आपका यूज ऑफ ईएस। तो देखिए क्या है, जब आपका सब्जेक्ट, क्या? सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट तो आप जानते हैं, जो दिन भर काम करता रहता है, पागलों की तरह खटता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ कार्य करता ही रहता है ना। मतलब जिसके हाथ पांव चलते हों, जिसके अंदर जान हो, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। वो चाहे जो कार्य करे, उससे हमें नहीं मतलब, लेकिन कुछ न कुछ करता हो ना, तो उसी को कहते हैं क्या? सब्जेक्ट। तो जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? आपका सब्जेक्ट अर्थात कर्ता एक वचन सिंगुलर नंबर। कौन सा? एक वचन सिंगुलर नंबर। ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम।
नेम अर्थात नाउन, केवल एक नाम हो किसी का, दो नाम नहीं। नेम का मतलब केवल एक। हाँ, तो ही सी इट नेम हो तो और जो मेन वर्ब आया हो। मेन वर्ब किसे कहते हैं? जैसे सीता खाना खाती है, तो खाती है ये मेन वर्ब है आपका। राम गाना गाता है, तो गाता मेन वर्ब है। अर्थात जो लास्ट में आता है वही आपका मेन वर्ब होता है। जैसे तुम नाचते हो, तो नाचते हो लास्ट में आया, तो ये आपका मेन वर्ब है। तुम कपड़ा धोते हो, तो धोना ये आपका मेन वर्ब है। तुम कबड्डी खेलते हो, तो खेलते हो अर्थात खेलना मेन वर्ब है। तुम पढ़ाई करते हो, तो करना आपका मेन वर्ब है। तुम विद्यालय जाते हो, तो जाना आपका मेन वर्ब है। तुम विद्यालय से आते हो, तो आना आपका मेन वर्ब है ना। तुम समोसे खाते हो, तो खाना आपका मेन वर्ब है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेन वर्ब क्या होता है। जैसे डांस, प्ले, ईट, गो, कम, कैच, ब्रेक, बिल्ड, मेक, प्रिपेयर, कुक, टेक। हाँ, तो ये सब जितने भी हैं क्या है? मेन वर्ब है ना। तो हो तो और जो मेन वर्ब आया हो उसके अंतिम अक्षर में, मेन वर्ब के अंतिम अक्षर, मेन वर्ब के अंतिम अक्षर में यस, यस एच, सी एच, जेड, ओ तथा एक्स हो, उसके अंत में तब यस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उसके अंत में तब यस लगाते हैं। आया समझ में? क्या क्या हो? सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, नेम हो, हाँ, और वर्ब के अंत में अर्थात मेन वर्ब जैसे डांस, कैच, प्ले, टीच ना, ये सब अंत में यस, यस एच, सी एच, जेड तथा ओ और एक्स हो, तो उसके अंत में यस लगाते हैं। जैसा कि अगर आपको न समझ में आया हो तो आइए हम थोड़ा एग्जाम्पल देकर आपको समझा देते हैं ना। क्या करते हैं? आपको एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं। जैसा कि आपका हमने लिया, जैसे क्या है आपका डी, जैसा कि आपका है कैच, सी ए टी सी एच, सी ए टी सी एच। तो देखिए आपका यहाँ पर सी एच है कि नहीं? इसमें है, तो उसके अंत में तब क्या लगा देंगे? ई एस। क्या लगाएंगे? ई एस। लेकिन ई एस तभी लगाएंगे जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? ही हो, क्या हो? सी हो, क्या हो? इट हो, क्या हो? राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो, ये सब। हाँ, तो ही कैचेज जैसे फिश, सी कैचेज फिश, इट कैचेज फिश, राम कैचेज फिश। आया? या ही कैचेज बॉल, सी कैचेज बॉल, इट कैचेज बॉल, राम कैचेज बॉल। अर्थात ये आपका सिंगुलर होना चाहिए सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वर्ब के अंत में सी एच आएगा, यस एच आएगा, एक्स आएगा, ओ आएगा, जेड आएगा, तो वहाँ पर ई एस लगेगा। जैसे और देख लीजिए, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया ना, नेम हो गया। और अगर आपका आ गया गो, क्या आ गया? गो। तो बताइए गो जो आपका वर्ड है इसके अंत में ओ है कि नहीं? जो रूल हमने लिखा है। तो इसलिए यहाँ पर ई एस लगाएंगे। और ई एस क्यों लगा? क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही था, सी था, इट था, और राम, श्याम, सीता, गीता, सुनीता, मुनीता, पुनीता, चाहे जो हो, बनीता, हाँ, लविता, सविता, गणिता, सब क्या है? एक वचन। तो एक वचन जब होगा और वर्ब के अंत में
ओ आएगा या जेड आएगा या यक्स आएगा या यस यच आएगा या सी यच आएगा, तो अंत में हमेशा ईएस लगेगा। जैसे ही गोज टू टेम्पल, ही गोज टू टेम्पल, सी गोज टू टेम्पल, इट गोज टू टेम्पल, राम गोज टू टेम्पल, सीता गोज टू टेम्पल, नेहा गोज टू टेम्पल, इट गोज टू टेम्पल, सी गोज टू टेम्पल, ही गोज टू टेम्पल। तो इस प्रकार से आपका ये होता है। तो आई होप आपको इतना कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं रोल पर। रोल नंबर सेकंड एस, यस तो हो गया, यस कहाँ लगता है उसे देखोगे ना। तो जब आपका सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नेम, आपकी हमने लिख दिया सिंगुलर नेम, अर्थात चाहे एक राम हो या सीता हो या गीता हो या सुनीता हो या पुनीता हो या बबीता हो या लबिता हो या सविता हो, ममिता हो, जमिता हो, कमिता हो, चाहे जो हो नाम हो बस हो तो, और मेन वर्ब के अंतिम जैसे डांस, गो, ईट, ब्रेक, बिल्ड, टेक, टुक, हाँ, सी, वॉच, गो, प्ले, कैच, ये सब हो, तो उसके अंतिम अक्षर में क्या होना चाहिए आगे देखते हैं। तो देखिए क्या होना चाहिए, अंतिम अक्षर में क्या हो, यस, यस एच, सी एच, ओ तथा ओ जेड तथा यक्स ना आए। क्या ना आए? इसमें क्या था आपका, आता था, इसमें आपका क्या था, आता था, लेकिन उसमें ना आए। क्या क्या, यस, यस एच, सी एच, यक्स, ओ जेड, ये 6 ही तो है। याद करने में कोई दिक्कत, 6 ही तो है आपका। बताइए, अगर आपको ये याद रहेगा तो कभी भी यस या ईएस लगाने में परेशानी होगी नहीं होगी ना। तो यस, यस एच, सी एच, यक्स, ओ तथा जेड क्या हो, ना आए। तो वहां पर क्या करते हैं, यस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपका यही होना चाहिए, ही सी इट, राम सीता सुनीता गीता मुनीता पिनेता सुनीता लूटा बक्त्या सत्या मत्या, हाँ, तो यही सब सब्जेक्ट होना चाहिए। और अंतिम मेन वर्ब के अंत में ये सब अगर ना हो तो वहां पर एस लगा देते हैं ना। अगर यही सब सब्जेक्ट आपका है और अंतिम अक्षर में ये सब नहीं आया है तो वहां पर हमेशा यस लगाते हैं। जैसा कि आप देख लीजिए, ही प्ले, तो बताइए इसके अंतिम में यस या यस एच या सी एच या यक्स या ओ या जेड 6 में से कोई है नहीं है, तो ही प्लेज क्रिकेट ना, या सी प्लेज गेम्स। बताइए है नहीं है ना, तो वहां पर हमेशा क्या लगेगा, तब एस लगेगा। फिर से एक बार, अगर ही सी इट नेम सब्जेक्ट आपका है और अंतिम अक्षर में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड या कोई नहीं आया है मेन वर्ब के अंत में, तो वहां पर एस लगेगा। और अगर ये 6 आए हैं मेन वर्ब के अंत में और आपका सब्जेक्ट ये है तो वहां पर ईएस लगेगा। आए समझ में, कोई दिक्कत परेशानी? आज के बाद बताइए एस या ईएस में गलती होगी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी हमारे चैनल को आप लोगों की बहुत ही सपोर्ट की आवश्यकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब तो केवल एस लगाते हैं। अगला पॉइंट लास्ट, जो इसका मेन लास्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या, अगर आपका सब्जेक्ट अर्थात कर्ता आई, वी, यू, दे और
नेम एंड नेम। अब की देखो हमने क्या लिखा, नेम एंड नेम लिखा है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा नाम आएंगे, और जब भी एक से ज़्यादा नाम आएंगे तो उन सभी को हम बहुवचन अर्थात इंग्लिश में प्लूरल नंबर कहते हैं ना। जैसे आई, वी, यू, दे, ये तो पांचों मान लो पहले से ही क्या होते हैं, बहुवचन। आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे क्या होते हैं, ये पहले से ही बहुवचन होते हैं। और हमने कहा नेम एंड नेम, जैसे आपको दे दिया राम एंड श्याम, गो टू टेम्पल, राम एंड श्याम गो टू टेम्पल, राम एंड श्याम गो टू टेम्पल। राम और श्याम कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं। तो ये सब आए, डबल नाम हो गया ना, तो जैसे ही डबल होता है ये बहुवचन हो जाता है, और जैसे ही बहुवचन होता है तो चाहे मेन वर्ब के अंत में ओ आए या यक्स आए या जेड आए या यस एच आए या सी एच आए, कुछ भी आए, तब ना वहाँ पर यस लगाते हैं और ना ही ई एस लगाते हैं, डायरेक्ट केवल मेन वर्ब को ही लिख देते हैं। आया, जैसे दे ईट फूड, दे ईट फूड ना, वे खाना खाते हैं, दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं, दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं, या वे सब खाना खाते हैं, या वे लोग खाना खाते हैं, या उन्होंने खाना खाया, ये सब ऐसे ना। तो जहाँ पर भी आई, क्या आई, वी, दे, यू और एक से ज़्यादा नाम दिखाई दे, वहाँ पर वह बहुवचन होता है, और अंत में तब चाहे जो आ जाए, चाहे ओ आए, चाहे यक्स आए, चाहे जेड आए, चाहे यस एच आए, चाहे सी एच आए, कुछ आए, ना वहाँ पर ई एस लगेगा और ना ही यस लगेगा। आया आपको बात इतना समझ में? आई होप आपको आया होगा। देखो दोस्तों, बहुत ही मेहनत से आपको ये समझा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी इतना समय लेकर नहीं समझाता, समय लगेगा, लेकिन ये गारंटी लेता हूँ कि आज के बाद आपको कभी भी एस या ई एस लगाने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं। तो उसके साथ ना ही यस और ना ही ई एस कुछ नहीं लगाते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यह व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको तुरंत इसका आपको फ़ोटोकॉपी मिल जाएगी और आप आराम से लिख लीजिएगा, फेयर बना लीजिएगा क्रम वाइज। अब नोट पॉइंट क्या हमने कहा, नोट पॉइंट हमने लिखा कि केवल पॉजिटिव सेंटेंस में, मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ केवल पॉजिटिव, जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह सोता है, वह पढ़ता है, वह नाचता है, वह गाता है, वह हंसता है, वह भागता है, वह दौड़ता है, वह तुम्हें पीटता है, वह तुम्हें बाजार भेजता है, मैं तुम्हें बाजार भेजता हूँ, मैं तुमसे क्रिकेट खिलवाता हूँ, मैं तुमसे क्रिकेट नहीं खिलवाता हूँ, ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है ना। तो पॉजिटिव ही सेंटेंस में केवल यस या ई एस लगाया जाता है, या तो ई एस और यस नहीं लगाया जाता है, और यस या ई एस तब नहीं लगाया जाता जब आपका सब्जेक्ट बहुवचन होता है, और यस या ई एस तब लगाया जाता है जब आपका सब्जेक्ट एक वचन होता है। तो ये केवल पॉजिटिव ही सेंटेंस होता है। अगला क्या है, जैसे ही आपका सेंटेंस प्रेजेंट में निगेटिव का होगा, वहाँ से डू या डज लगाना शुरू हो जाएगा ना। तो मतलब अगर आपसे नेगेटिव सेंटेंस से कोई सहायक क्रिया पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आप क्या बताएंगे, डू और डज, क्या बताएंगे, डू और डज। तो नेगेटिव सेंटेंस से आपके टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया डू या डज हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव तक अगर आपसे कोई पूछे तो आप हमेशा बताएंगे V1 या V5 अर्थात यस या ई एस। V1 को हमेशा हम लोग कहते हैं, V1 को हम लोग हमेशा कहते हैं कौन सा फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, और V5 को हमेशा हम लोग कहते हैं सिंगुलर फॉर्म ना। V1 को हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल फॉर्म, और V5 को हमेशा कहते हैं सिंगुलर फॉर्म। अच्छा, V1 या V5 ये क्या होता है सर? V1 जो होता है ना,
इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और V5 को भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सर ये कैसे? तो जब मैं बच्चों आपको वर्ब समझाऊंगा ना, तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है ना। जब मैं आपको वर्ब बताऊंगा तो आपको उसमें समझाऊंगा कि V1 और V5 कैसे प्रेजेंट टेंस होता है। तो मैं एक दिन बता ही दूंगा आपको शॉर्ट में ना। तो आइए आप पहले आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव में अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप स्ट्रक्चर में बताएंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस फुल स्टॉप। लेकिन जैसे ही आपको कोई निगेटिव पूछेगा तो आप उसकी सहायक क्रिया बताएंगे क्या, डू और डज। आप कोई पूछे तो आप सबसे पहले ये पूछिएगा सर पॉजिटिव में आपको बताना है कि निगेटिव से बताना है, कोई भी। क्योंकि आपको डायरेक्ट पूछते हैं कि चलो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का सहायक क्रिया बताओ, तो बहुत आता है तुम्हें टेंस ना, बहुत इंग्लिश आती है, बताओ तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर पॉजिटिव सेंटेंस में बताना है कि निगेटिव सेंटेंस में ना। तो जब पॉजिटिव में पूछेंगे तो आप यस या यस बताइएगा, अगर निगेटिव में पूछेंगे तो आप डू या डज बताइएगा, है ना। अब आगे, तो अब हम शुरू करते हैं अपना टेंस स्टार्ट। हाँ, आपको एग्जाम्पल दिया है और समझाऊंगा अच्छे से। आप देख ही रहे होंगे कि मैं कितने अच्छे से इसे एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। स्ट्रक्चर जैसे हमने बताया ना, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म को हम लोग कहते हैं यस या ईएस। फिफ्थ फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, जो फिफ्थ फॉर्म होता है इसी को हम लोग कहते हैं यस या ईएस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? यस या ईएस फॉर्म। और जो V1 होता है उसे कहते हैं वर्ब का मेन फॉर्म, अर्थात जैसे गो आया तो गो ही, ईट आया तो ईट ही, प्ले आया तो प्ले, कैच आया तो कैच, हाँ, रन आया तो रन, रन अवे आया तो रन अवे, फास्ट आया तो फास्ट, राइट आया तो राइट, रीड आया तो रीड, स्टडी आया तो स्टडी, टीच आया तो टीच, ब्रेक आया तो ब्रेक, बिल्ड आया तो बिल्ड। तो मतलब इसे ही कहते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और यस या ईएस फॉर्म किसे कहते हैं, जैसे टीच आया तो टीचेज, स्टडी आया तो स्टडीज, हाँ, स्टडी आया तो स्टडीज, रीड आया तो रीड, राइट आया तो राइट्स, कैच आया तो कैचेज, हाँ, रन आया तो रन्स, डांस आया तो डांसेस, हाँ। तो ये सब होता है आपका फिफ्थ फॉर्म। आइए देखते हैं एग्जाम्पल ना। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, तुम पत्र लिखते हो। क्या है? तुम पत्र लिखते हो। तो अच्छा ये बताइए, अभी अभी हमने आपको बताया आई वी यू दे, ये सब क्या होते हैं? प्लूरल, अर्थात बहुवचन ना। आई वी यू दे क्या होता है? प्लूरल। तो तुम का मतलब होता है यू, तुम का मतलब यू। आइए हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे। और हमने ये भी बताया आई का मतलब मैं भी होता है, मैंने भी होता है। वी का मतलब हम भी होता है, हम सब भी होता है, हम लोग भी होता है। यू का मतलब तुम भी होता है, तुम सब भी होता है, तुम लोग भी होते हैं या तुमने भी होता है। दे का मतलब वे होता है, उन्होंने होता है, वे सब होते हैं, वे लोग होते हैं। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तुम ये आपका बहुवचन है, तो तुम का इंग्लिश क्या हो गया आपका? यू हो गया, यू। अब सबसे पहले लास्ट में भाग जाएंगे। कहाँ भागेंगे? लास्ट से होते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो तुम लिखते हो, लिखना है मेन वर्ब, इसे कहते हैं राइट। जैसा कि हमने आपको बताया कि मेन वर्ब उसे कहते हैं जो लास्ट में होता है। तो यू राइट, क्या? यू राइट। और पत्र का लेटर, यू राइट अ लेटर, यू राइट ए लेटर। तो आई होप आपको यह एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अच्छा, यू बहुवचन, और हमने आपको अभी नियम बताया कि बहुवचन हो तो अंत में मेन वर्ब के ना यस लगता है और ना ही ई एस लगता है ना। तो मज़ा आया दोस्तों? आइए बढ़ते हैं आगे। अगला
एग्जाम्पल बढ़ते हैं। वह मकान बनाता है। वह मतलब ही, वह मतलब ही। जब बनाता है तो लड़का, बनाती होता तो लड़की, अर्थात सी हो जाता। तो वह का क्या होता है? ही। तो हो गया ही, क्या हुआ? ही। बनाता का जब मकान बनाए या चिड़िया घोंसला बनाए तो वहाँ पर बिल्ड लगता है ना, तो ही बिल्ड, BUILD। देखिए बच्चों, बिल्ड की स्पेलिंग बहुत लोगों की मिस्टेक होती है, क्योंकि ये स्पेलिंग ही ऐसी है। बोला जाता है बिल्ड, लेकिन लिखा जाता है बुइल्ड ना। देखो, बुइल्ड, BUILD, बुइल्ड। तो इसलिए समझ के लिखना या याद कर लीजिए बढ़िया से। तो ही बिल्ड। अब मकान का क्या होता है? हाउस। तो ही बिल्ड हाउस। अच्छा, आप बताइए, क्या अभी ये सही है सेंटेंस? आपको लग रहा है ये सही है? नहीं है। आप एक चीज़ भूले ना, सब्जेक्ट आपका एक वचन। तो जब एक वचन होता है तो अंत में देखते हैं यस आया है, या यस एच आया है, या CH आया है, या यक्स आया है, या जेड आया है, या ओ आया है। अगर इनमें से कोई नहीं आया रहता तो डायरेक्ट हम केवल एस लगा देते हैं। अगर आया रहता है तो ES लगाते हैं। आया समझ में? तो ही बिल्ड्स हाउस। अगला, हम खाना बनाते हैं। तो हम खाना बनाते हैं। तो हम का क्या हुआ? वी आपका बहुवचन, हम मतलब हम लोग या हम सब ना। तो वी बहुवचन। बनाना का आपका क्या हो गया? बनाना का, अब खाना बना रहा है तो चाहे कुक लगाइए चाहे प्रिपेयर लगाइए। हाँ, एग्ज़ाम की तैयारी हो तब भी आप प्रिपेयर लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कुक नहीं लगा सकते। तो खाना के लिए सबसे बढ़िया होता है कुक। तो वी कुक ना। अब जानते हैं इसमें यस या ES नहीं लगेगा, क्योंकि यह सब्जेक्ट आपका बहुवचन। तो वी कुक खाना का, तो वी कुक फूड। फूड मतलब खाना ना। आगे बढ़ते हैं। वह मुस्कुराता है। तो वह का ही, और मुस्कुराना स्माइल। तो ही स्माइल। अच्छा, स्माइल इतना लिख दिया। तो बताइए, सब्जेक्ट आपका एक वचन, तो एक वचन है तो इसमें ना ही यस आया है अंत में, ना ES, ना ही SH, ना ही CH, ना ही X, ना ही O, ना ही Z। तो कुछ नहीं आया तो मतलब केवल S लगेगा तब। तो ही स्माइल्स, ही स्माइल्स। अभी छोटा छोटा एग्जाम्पल, उसके बाद बड़ा बड़ा एग्जाम्पल करेंगे हम अगले वीडियो में। हाँ, हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं। तो हम का बहुवचन है तो वी। अब इसमें ना तो यस लगेगा ना ES, क्योंकि बहुवचन। तो खेलना का प्ले, और क्रिकेट का तो क्रिकेट, CRICKET। तो वी प्ले क्रिकेट। बहुत से बच्चे क्रिकेट की स्पेलिंग भी गलत करते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिए। हम अंग्रेजी सीखते हैं। तो हम का हो गया वी बहुवचन। अब इसमें तो S या ES लगाने की झंझट ही नहीं, क्योंकि बहुवचन। तो वी सीखना का लर्न, LEARN। और अंग्रेजी का इंग्लिश, तो ENGLISH। तो वी लर्न इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए 7वां नंबर क्या है? मैं रोज 10 घंटे काम करता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, चोरिस बता रहा हूँ, बताना मत किसी को। हाँ, तो मैं आई काम करना। तो काम करना का क्या होता है? वर्क। तो आई वर्क। अब 10 घंटे मैंने बोला ना, आगे से एक बार चलो सब्जेक्ट लेकर, उसके बाद पीछे से भागते हुए चोरी 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 पहुंच जाओ सब्जेक्ट के पास, और सब्जेक्ट को पता भी न लगे आप कब पहुंच गए ना। तो आई काम करना, वर्क। अब आई तो बहुवचन, तो यस या ES लगेगा नहीं। तो आई वर्क। और 10 घंटे का हो गया 10 आवर्स। क्या हुआ? 10 आवर्स। आई वर्क 10 आवर्स। और रोज का एवरी डे, एवरी डे। तो आई वर्क 10 आवर्स एवरी डे। आई वर्क 10 आवर्स एवरी डे। आई वर्क्स 10 आवर्स एवरी डे। आई वर्क 10 आवर्स एवरी डे। अगला, दिवाली साल में एक बार आती है। दिवाली क्या होता है? साल में एक बार आता है।
ये तो सही बात, दिवाली साल में एक बार आता है, क्या 20 बार आता है कहीं पर? नहीं आता ना। तो दिवाली, तो दिवाली आपका सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट ना पता चले तो क्या करेंगे आप? बताएं, ट्रिक बताएं। देखिए, सब्जेक्ट अगर ना पता चले तो आप डायरेक्ट कहिए कि कौन साल में एक बार आता है, अर्थात हु लगाकर प्रश्न कीजिए। हाँ, कौन साल में एक बार आता है, तो आंसर आएगा का दिवाली बचवा, आएगा ना। तो कौन लगाकर प्रश्न कीजिए तो आंसर आपका आएगा दिवाली। तो दिवाली अब आती है तो आना का कम। अब दिवाली एक वचन एक बार आती है तो कम्स हो गया, तो दिवाली कम्स ना, दिवाली कम्स। अब साल में एक बार, तो एक बार का क्या होता है, हमने बचपन में पढ़ा ना, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग लिव्ड इन ए जंगल फॉरेस्ट, या यहाँ पर वहाँ पर रहता है। तो वंस मतलब एक बार, तो दिवाली कम्स वंस, वंस दिवाली कम्स वंस, और साल में एक बार तो ए ईयर। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले पर, 10वें नंबर पर। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ, तो समझता है अच्छी बात है, मेहनत करता होगा इसलिए समझता है, या इसके घर में सुख सुविधा बढ़िया होगी। तो मैं आई बहुवचन, तो इस यस में यस यस नहीं लगेगा। और समझना का यहाँ पर होता है कंसीडर, क्या होता है, कंसीडर। तो आई कंसीडर। अब खुद को समझता है, किसे समझता है, खुद को, तो इसलिए माई सेल्फ, क्या होगा, माई सेल्फ। तो आई कंसीडर माई सेल्फ। अब भाग्यशाली को क्या होता है, लकी, लक मतलब भाग्य और लकी मतलब भाग्यशाली, LUCKY। तो आई कंसीडर माई सेल्फ लकी, आई कंसीडर माई सेल्फ लकी, आई कंसीडर माई सेल्फ लकी। लास्ट एग्जाम्पल आपका दोस्तों, तो वह सीता के साथ हाल में नाचती है, वह सीता के साथ हाल में नाचती है ना। तो वह का क्या होता है दोस्तों, वह का नाचती है अर्थात लड़की, तो सी ना, सी नाचना का डांस। अब देखिए पीछे साइड, सी डांसेस, सी डांस हो गया और यहाँ पर एस लग जाएगा, तो सी डांसेस, सी डांसेस ना। किसके साथ, सीता के साथ, किसके साथ, सीता के साथ। तो के साथ का इंग्लिश होता है विथ, और सीता तो हो गया विथ सीता। तो सी डांसेस विथ सीता। अब कहाँ नाचती है, हॉल में, तो में का हो गया इन द ना, इन द, और उसके बाद हॉल। तो सी डांसेस विथ सीता इन द हॉल, वह सीता के साथ हाल में नाचती है। आइए एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, एक दो। तो देखिए, जैसा कि है, मैं मैदान में सोचता हूँ, मैं मैदान में सोचता हूँ, क्योंकि मैदान में जाकर सुकून मिलता है, थोड़ा बैठने को राहत मिलती है, टेंशन मुक्त होता है। तो वहाँ पर बेचारा व्यक्ति जो है अपने भविष्य के विषय में, या आगे क्या होगा, मैं कैसे करूं कि मेरा सब मैनेज हो जाए, तो सोचता है बैठकर ना। या बीच के किनारे बैठकर सोचता है, वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो माइंड फ्रेश हो जाता है ना। तो मैं मैदान में सोचता हूँ, कहाँ सोचता है ये, मैदान में सोचता है। तो मैं का आई बहुवचन, सोचना का इंग्लिश थिंक, क्या होता है, थिंक, आई थिंक। तो मे का इन, फिर फील्ड ना, तो इन द फील्ड, FIELD। तो आई थिंक इन द फील्ड, मैं मैदान में सोचता हूँ। लास्ट, राधा मुंबई जाती है, तो राधा एक वचन, तो ये हो गया राधा। अब जाना का इंग्लिश गो, और एक वचन है और अंत में ओ आया है, तो ES। अगर यही ना आता तो केवल S लगता। तो राधा गोज, और फिर टू मुंबई। अगर शहर का नाम हो तो उसे कैपिटल लेटर में लिखिएगा। शहर का नाम, कोई भी शहर का नाम हो, वो चाहे बीच में आए तो हमेशा उसे कैसे रखना है, कैपिटल।
और आपका कोई व्यक्ति का नाम है तब भी कैपिटल। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो को देता हूं विराम, और आई होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट का भरमार लगा देंगे। थैंक यू।